क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि हमारे शरीर का पूरा नक्शा आखिर कहाँ छिपा होता है? आंखों का रंग, बालों का रंग, यहाँ तक कि शरीर की पूरी बनावट, ये सब आखिर कौन तय करता है? हेलो स्टूडेंट्स, इस शानदार एक्सप्लेनर सेशन में सभी का स्वागत है। माना कि बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स, खासकर ये वाला, शुरू में थोड़े मुश्किल और डरावने लगते हैं, लेकिन आज इस टॉपिक की पूरी कहानी इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि बायोलॉजी आपको मुश्किल नहीं बल्कि एकदम मज़ेदार लगने लगेगी। तो सबसे पहले इसी सवाल पर आते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो अक्सर घरवाले कहते हैं ना, अरे इसकी नाक तो बिल्कुल पापा जैसी है, या फिर इसकी आंखें तो मम्मी पर गई हैं। ऐसा होता कैसे है? क्या माता पिता अपनी कोई चीज़ सच में बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं? असल में इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही खास मॉलिक्यूल में, जिसे हम डीएनए कहते हैं। यही वो जादुई खजाना है जो माता पिता के लक्षणों को बच्चों तक पहुंचाता है। आज हम एक एक करके इस मॉलिक्यूल के सारे राज खोलने वाले हैं। आज के इस सफ़र में हम इन 6 ज़रूरी पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, डीएनए, द बॉडीज ब्लूप्रिंट। दूसरा, द डिस्कवरी टाइमलाइन। तीसरा, न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट्स। चौथा, बेस पेयरिंग रूल्स। पांचवां, द डबल हेलिक्स मॉडल। और छठा, जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। नंबर 1, डीएनए, द बॉडीज ब्लूप्रिंट। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये धागा आखिर हमारी शरीर का ब्लूप्रिंट कैसे है। जरा थोड़ी देर के लिए एक बिल्डर की तरह सोचिए। कोई बिल्डिंग कैसे बनती है? ईंटें जोड़कर दीवार बनती है, दीवारों से कमरा, और कमरों से पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह हमारा शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल्स से मिलकर बना है। अब इमेजिन कीजिए कि हम एक कोशिका के अंदर जूम इन कर रहे हैं। उसके ठीक बीचों बीच उसका केंद्रक यानी न्यूक्लियस मिलेगा। उस केंद्र के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, और जब हम क्रोमोसोम को और गहराई से देखते हैं तब जाकर हमें धागे जैसी एक संरचना मिलती है, जिसे डीएनए कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये मुख्य रूप से हमारी कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है और इसका सबसे बड़ा काम है आनुवांशिक जानकारी यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। लेकिन रुकिए, यहाँ बोर्ड्स और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही जरूरी हैक है। हमेशा याद रखिएगा कि डीएनए सिर्फ और सिर्फ केंद्रक में ही नहीं होता। ये थोड़ी मात्रा में सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और पौधों के क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। एग्जाम्स में ये सवाल अक्सर घुमाकर पूछा जाता है, तो इसे नोट्स में जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा। नंबर 2, द डिस्कवरी टाइमलाइन। अब सवाल ये उठता है कि शरीर के अंदर गहराई में छिपे इतने छोटे ब्लूप्रिंट को आखिर खोजा किसने? चलिए इस हिस्टोरिकल मिस्ट्री को सुलझाते हैं। ये कहानी शुरू होती है बहुत पहले, साल 1869 में। एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक मीशर। इन्होंने सबसे पहले इसे खोजा था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने इसे डीएनए नाम नहीं दिया। उन्होंने देखा कि केंद्रक के अंदर कुछ मौजूद है और उन्होंने इसका नाम रख दिया न्यूक्लियन। इसके बहुत सालों बाद 1953 में 2 जीनियस वैज्ञानिक आए, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने ही दुनिया को डीएनए का वो मशहूर डबल हेलिक्स डिज़ाइन बनाकर दिखाया जो आज हम किताबों में देखते हैं। इनकी इस शानदार खोज के लिए साल 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये तीनों साल और नाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम गोल्डन है। नंबर 3, न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट्स। खोज की बात तो हो गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, ये डीएनए बनता कैसे है? इसके अंदर आखिर कौन से मटेरियल्स लगे हैं? जैसे पूरी दीवार ईंटों से बनती है, वैसे ही डीएनए का लंबा धागा बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स नाम के ब्लॉक से मिलकर बनता है। इसीलिए डीएनए को एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। अब अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड को खोलकर देखें तो उसके अंदर 3 मुख्य चीजें मिलेंगी। पहला, डीऑक्सीराइबोस शुगर, जो 5 कार्बन वाली एक शुगर होती है और इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है। दूसरा है फॉस्फेट ग्रुप, और ध्यान रहे इसी फॉस्फेट की वजह से डीएनए का नेचर एसिडिक यानी अम्लीय होता है। और इसका तीसरा हिस्सा होता है नाइट्रोजन बेस। अब इस तीसरे हिस्से यानी नाइट्रोजन बेस पर थोड़ा और फोकस करते हैं। ये नाइट्रोजन बेस मुख्य रूप से 2 परिवारों में बटे होते हैं। पहले परिवार का नाम है प्यूरीन्स, जिसमें 2 सदस्य आते हैं, एडेनिन ए और ग्वानिन जी। दूसरे परिवार का नाम है पिरामिडीन्स, जिसमें आते हैं साइटोसिन सी और थाइमिन टी। यहाँ एक और बहुत बड़ा एग्जाम सीक्रेट है। एक और बेस होता है यूरेसिल यू, लेकिन वो डीएनए में कभी नहीं पाया जाता। डीएनए में सिर्फ और सिर्फ ए, जी, सी और टी ही होते हैं।
तो ये सारे अलग-अलग हिस्से आपस में जुड़ते कैसे हैं? इसके लिए मॉलिक्यूल्स के बीच में अलग-अलग बॉन्ड्स यानी जोड़ होते हैं, बिल्कुल किसी सीमेंट की तरह। शुगर और फॉस्फेट के बीच जो बॉन्ड होता है उसे फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड कहते हैं। शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच जो जुड़ाव है उसे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और दो अलग-अलग धागों के नाइट्रोजन बेसिस को आपस में जोड़ने का काम हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। इसे अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। नंबर 4, बेस पेयरिंग रूल्स। अब आते हैं उस दिलचस्प नियम पर कि ये बेसिस आपस में जुड़ते कैसे हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे दो अलग अलग परिवारों के बीच कोई बहुत पक्की दोस्ती हो। प्यूरीन परिवार का सदस्य हमेशा पिरामिडिन परिवार के सदस्य से ही जुड़ता है। एडेनिन ए हमेशा थाइमिन टी के साथ ही जोड़ा बनाता है और इनके बीच हमेशा एक डबल बॉन्ड होता है। वहीं ग्वेनिन जी हमेशा साइटोसिन सी के साथ जुड़ता है और इनके बीच हमेशा एक मजबूत ट्रिपल बॉन्ड होता है। बस ये सिंपल सा नियम याद कर लीजिए, ए की पक्की दोस्ती टी के साथ और जी की पक्की दोस्ती सी के साथ। और इसी जोड़े बनाने के नियम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल निकलता है जिसे चारगाफ का नियम कहते हैं, चारगाफ्स रूल कहते हैं। चारगाफ्स ने कहा कि चूंकि ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है और जी हमेशा सी के साथ, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी डीएनए में जितना टोटल प्यूरीन होगा यानी ए और जी मिलाकर, उतना ही टोटल पिरिमिडीन होगा यानी सी और टी मिलाकर। दोनों की मात्रा हमेशा बिल्कुल बराबर होगी। है ना एकदम सिंपल सा मैथ्स। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्स में पक्के मार्क्स दिलाता है। नंबर 5, द डबल हीलिक्स मॉडल। चलिए अब उस डिजाइन को विजुअलाइज करते हैं जिसने वॉटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज दिलवाया था। अपने दिमाग में एक लकड़ी की सीढ़ी की कल्पना कीजिए जिसे दोनों सिरों से पकड़कर घुमा दिया गया हो, बिल्कुल एक घुमावदार सीढ़ी की तरह। हमारा डीएनए बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। इसके दो धागे होते हैं जो एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, जिसे साइंस की भाषा में एंटी पैरेलल कहते हैं। अगर एक धागा 5 से 3 की दिशा में जा रहा है तो दूसरा धागा 3 से 5 की दिशा में जाएगा। सीढ़ी के जो दोनों मुख्य डंडे होते हैं यानी उसकी बैकबोन, वो शुगर और फॉस्फेट से बने होते हैं। और सीढ़ी के जो स्टेप्स होते हैं जिन पे हम पैर रखते हैं वो बीच में जुड़े हुए नाइट्रोजन बेसिस से बने होते हैं। अब थोड़ा अपना फोकस बढ़ाइएगा क्योंकि ये नंबर्स डायरेक्ट मार्क्स दिलाने वाले हैं। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का पूरा नापतौल कर दिया था। डीएनए के दोनों धागों के बीच की दूरी होती है 20 एंगस्ट्रॉम यानी 2 नैनोमीटर। दो लगातार नाइट्रोजन बेसिस के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए के एक पूरे घुमाव की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है और इस एक पूरे घुमाव में 10 बेसिस आते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर कभी-कभी कंफ्यूज करने के लिए एंगस्ट्रॉम की जगह नैनोमीटर में वैल्यू दे सकता है, इसलिए दोनों यूनिट्स को दिमाग में अच्छे से बैठा लेना बहुत जरूरी है। नंबर 6, जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर तो हमें समझ में आ गया, लेकिन एक बहुत बड़ी पहेली अभी भी बाकी है। क्या आपको पता है कि एक इंसान की कोशिका के अंदर लगभग 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है, लेकिन इतने लंबे धागे का हर हिस्सा काम का नहीं होता। डीएनए का वो छोटा सा काम का टुकड़ा जो किसी खास लक्षण को कंट्रोल करता है, जैसे आंखों का रंग क्या होगा या बालों का डिजाइन कैसा होगा, उस छोटे से टुकड़े को जीन कहते हैं। और यही आनुवांशिकता की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई मानी जाती है। लेकिन आप सोचिए, 2.2 मीटर लंबा डीएनए उस सूक्ष्म से केंद्रक में फिट कैसे होता है? जैसे पतंग उड़ाते समय हम लंबे धागे को चरखी पर लपेट लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही कोशिका विभाजन के समय ये लंबा डीएनए खास हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों तरफ कसकर लिपट जाता है, सिकुड़ जाता है और मोटी छड़ जैसी संरचना बना लेता है। इन्हीं पैक्ड संरचनाओं को हम क्रोमोसोम कहते हैं। एक इंसान की कोशिका में ऐसे 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिनमें से 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम। नेचर का ये डिजाइन सच में हैरान कर देने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हमने क्या क्या मास्टर कर लिया, चलिए एक रैपिड फायर रिकैप करते हैं। हमने देखा कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जो जेनेटिक जानकारी कैरी करता है। बेस पेयरिंग में आइडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है, जिससे चारगाफ का नियम बनता है। हमने वॉटसन और क्रिक के घुमावदार डबल हेलिक्स मॉडल को समझा और अंत में जाना कि यही लंबा डीएनए जब कस कर लपेट दिया जाता है तो वो क्रोमोसोम बन जाता है। देखिए, जो टॉपिक शुरुआत में एक डरावने पहाड़ जैसा लग रहा था, अब वो एकदम आसान और लॉजिकल लग रहा है ना। सही तरीके और फोकस के साथ जब समझा जाए तो बायोलॉजी सिर्फ पास करने वाला सब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक बेहद रोमांचक कहानी बन जाती है। अब बोर्ड्स हों या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डीएनए का कोई भी सवाल आपको डरा नहीं पाएगा। लेकिन जाने से पहले सोचने के लिए एक सवाल,
अगर हमारे वैज्ञानिक इस डीएनए के कोड को पूरी तरह से बदलना सीख जाएं, तो क्या भविष्य में हम मनचाहे डिजाइन वाले इंसान बना पाएंगे? इसी रहस्यमय सवाल के साथ आज का ये सेशन यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।